हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एलटीआई सिस्टम के कुछ टाइप स्टडी किए थे, जैसे कि कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। आज उन्हीं टाइप्स के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है आपकी HN। आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम गिवन है और आपको यहाँ पर पता करना है कि ये जो डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल, कॉजल है कि नॉन कॉजल है। तो देखिए, स्टार्ट में बिल्कुल इजी प्रॉब्लम से कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट एक बार रिवाइज करवा सकूं, उसके बाद हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। तो आप देखो, यहां पर HN की वैल्यू आपको गिवन है e⁻n UN। देखिए, हमेशा मैंने आपको बोला है UN का काम क्या होता है, लिमिट डिसाइड करना। अगर कोई चीज UN से मल्टीप्लाइड है मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जीरो है। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, दैट मींस आप बिल्कुल श्योर हो कि ये सिग्नल क्या है, आपका कॉजल है। ठीक है, बेसिकली यहां पर आपको HN के टर्म में बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, HN इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम जीरो है फॉर n लेस देन जीरो, दैट मींस जो आपका सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आप कमेंट कर सकते हो कि योर एलटीआई सिस्टम इज कॉजल। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो देखो, स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो आपका अब्सोल्युटली सम्मेबल होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा कंसेप्ट हमने स्टडी किया था, लेस देन इन्फिनिटी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर अगर आप समझोगे इस पॉइंट को, तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप पहले मॉड ऑफ HN निकाल लो। तो मॉड ऑफ HN तो e⁻n UN ही होगा, रियल है क्योंकि। उसके बाद आप समेशन उसका कैलकुलेट कर लो। एक तरीका आपके पास ये है, लेकिन इस तरीके के थ्रू अगर आप जाओगे तो कभी कभी आपको डाउट भी हो सकता है। इसी तरीके को अगर मैं दूसरे वे में बोलूं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, जो मैंने आपको हमेशा बोला है, वो ये है कि आप सिंपली n टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी एंड n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी दोनों पे चेक कर लो। अगर दोनों पे आपका जो HN है वो जीरो आता है तो आप बोलोगे HN आपका एब्सोल्युटली सम्मेबल है। उस केस में आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। यह सबसे बेस्ट तरीका होता है। 99% प्रॉब्लम को आप इस मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखो, यहां पर अगर आप देखोगे UN से मल्टीप्लाइड है मतलब n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे तो जीरो ही होना है। UN से मल्टीप्लाइड है मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो ही होगा। अगर आप राइट हैंड साइड की बात करते हो n टेंड्स टू इंफिनिटी पर, n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप देखो जब आप n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करोगे तो आपको एक तरह से यहां पर मिलेगा a⁻∞। UN तो 1 है, ठीक है, तो a⁻∞ मिलेगा। अब आप बताओ a⁻∞ क्या होगा, इसमें भी कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत, तो आप समझो मेरी बात। अब देखो, a कोई कांस्टेंट है। अगर मान लो a की वैल्यू आती है 2 या a की वैल्यू 2 गिवन है, 2⁻n UN, तब आप देखो आप कैसे समझोगे 2⁻∞। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखो कैसे समझोगे। आप क्या किया करो, अगर आपको 2⁻∞ अचीव करना है ना, मतलब 2⁻n है, UN है, तो आप n की पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करने वाले हो। तो आप देखो 2-4 वैल्यू पुट करके देखा करो। n की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2⁻0 1। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2⁻1 2। फिर n की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 2⁻2 4। n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 8। देखो लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी पर कितना होगा, इंफिनिटी। वैसे ही देखो, अगर आपका a 1/2 होता तो क्या होता, n की वैल्यू 0 पर तो 1/2 की पावर 0 1 ही होता। फिर n की वैल्यू 1 पे क्या होता, a की पावर n मतलब 1/2 की पावर 1, फिर 1/2 की पावर 2, फिर 1/2 की पावर 3, तो 1/2 1/4 1/8 लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो, 2 4 6 वैल्यू पुट कर लो n की, अपने आप आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यहां से अगर मैं अब ऑब्जर्वेशन आपको दूं तो देखो, n टेंड्स टू इंफिनिटी पर आपका जो आंसर है HN का वो आएगा 0 जब भी आपका जो a है वो लेस देन 1 होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है,
और यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आपका जो आंसर है HN का वो इन्फिनिटी आ जाएगा जब भी आपका A क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। आपको 100% क्या चाहिए, इस बात को समझना। आपको हर हाल में ही जीरो चाहिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो हर हाल में जीरो कब मिलेगा, जब A लेस देन 1 होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपको यह पॉइंट क्लियर रखना होगा कि ये जो सिस्टम है ये आपका स्टेबल होगा व्हेन A लेस देन 1 और अनस्टेबल होगा व्हेन A ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गया? अच्छे से पॉइंट क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो क्या होना चाहिए A इक्वल टू 1 पे? आप थोड़ा सा समझना। देखो, अगर आपका A इक्वल टू 1 हो मतलब 1 की पावर n un होता, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता, un मिलता। 1 की पावर n तो 1 ही हो जाएगा। तो A इक्वल टू 1 पे un होता आपका। un क्या n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जीरो होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये तो तय है कि स्टेबल तभी होगा जब A लेस देन 1 होगा। A इक्वल टू 1 पे वो स्टेबल तो नहीं होगा, क्योंकि जो un है आपका वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कितना होता है, वो 1 होता है, जीरो नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब क्या A इक्वल टू 1 पे अनस्टेबल होगा? देखो, A इक्वल टू 1 पे आप एक्चुअल में क्या समझ सकते हो, आप यहां पर इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपका जो HN है, ध्यान से देखो, मैं थोड़ी सी थ्योरी भी आपको सिखा रहा हूं। अगर जो आपका HN है ना, वो n टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी एंड n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, दोनों पे ही अगर जीरो है तो यहां तो आप बोल सकते हो स्टेबल। ठीक है? अगर आपका n टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी और n टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, किसी पर भी अगर जो HN है आपका वो इंफिनिटी हो गया, तब तो आप श्योर रहोगे कि अनस्टेबल है। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो यहां पर अगर आप देखोगे, जैसे ही आपका A ग्रेटर देन 1 होगा, देखो n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा HN आपका जीरो ही होगा क्योंकि un से मल्टीप्लाइड है। लेकिन अगर आप n टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर बात करते हो ना, तो वहां पर आपको देखने की जरूरत थी, क्योंकि n टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर अगर आप देखोगे तो A लेस देन 1 पे तो जीरो आ रहा है, लेकिन A ग्रेटर देन 1, इवन आप 1.1 भी लेकर देख लो, लगातार वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो A ग्रेटर देन 1 पर आपका इंफिनिटी हो रहा है, मतलब A ग्रेटर देन 1 पे अनस्टेबल बिल्कुल तय है। तो A इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो ध्यान से देखो, A इक्वल टू 1 का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपका n टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी और n टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तब थर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं। अगर आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिल गई, ठीक है, मतलब नॉन इंफिनिटी, लेकिन दोनों साइड जीरो भी नहीं मिल रहा। देखो, एब्सोल्युटली समेबल होने के लिए कंडीशन है कि दोनों के दोनों साइड जीरो होना चाहिए, दोनों साइड प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों साइड जीरो हो, यह एब्सोल्युटली समेबल की कंडीशन है। लेकिन मान लो दोनों में से किसी भी साइड इंफिनिटी नहीं मिल रहा, लेकिन दोनों साइड जीरो भी नहीं मिल रहा, हो सकता है एक साइड जीरो मिल रहा हो, एक साइड आपकी कोई नॉन जीरो कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही हो, या दोनों साइड कोई नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल रही हो, तो उस केस में आप बोलते हो कि जो आपका सिस्टम है वो है मार्जिनल स्टेबल। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जब आपकी A की वैल्यू 1 होगी, तब आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, un, मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी पर कितना मिलेगा आपको 1, मतलब वो जीरो नहीं है दोनों तरफ। एक तरफ तो जीरो है n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर, लेकिन दूसरी तरफ आपका जीरो नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। ठीक है? थोड़ी सी लंबी हो गई थ्योरी ये वाली, लेकिन आपको ये पॉइंट माइंड में रखना होगा, इसी कारण मैंने इतने इजी क्वेश्चन को इतना लंबा लिया है। ठीक है? पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? सो सेकेंड प्रॉब्लम में अब आपको सिंपली बताना है कि क्या ये सिस्टम आपका कॉजल है या नॉन कॉजल है। गिवन है आपको कि ये LTI सिस्टम है, या आपको मेंशन कर दिया गया है कि दिस इज LTI सिस्टम, या आपको पता है। तो देखो, LTI सिस्टम तो है, मैंने आपको जनरली बोला है कि LTI सिस्टम को आप HN या HT के फॉर्म में ही एनालाइज करते हो। यहां पर आपको YN और XN के फॉर्म में दिया हुआ है। यहां पर यह भी मेंशन है कि YN जो है आपका आउटपुट है
और xn जो है आपका इनपुट है। ये सारी चीजें आपको मेंशन है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो जैसे मैंने बोला कि आप yn या xn के फॉर्म में नॉर्मल सिस्टम का एनालाइज करते हो, लेकिन LTI सिस्टम को आप HN या HT के फॉर्म में एनालाइज करते हो। तो आपके पास अब यहां पर एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप yn और xn के फॉर्म में ही एनालिसिस कर लो। आपको आउटपुट इनपुट दोनों गिवन है सिस्टम के लिए, तो आप कॉजल बड़े आराम से चेक कर सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां से HN पहले निकाल लो और HN निकालने के बाद फिर चेक कर लो कि आपका सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल है। तो यहां पर अगर मैं HN ही निकालने के लिए जाऊं तो आप ध्यान से देखो, मैंने आपको LTI सिस्टम के इंट्रोडक्शन में यह सिखाया था कि अगर आप xn की वैल्यू डेल्टा इनपुट करते हो तो जो आपका yn है वो आपका hn के इक्वल हो जाता है। वहीं पर ही मैंने आपको इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम hn की डेफिनेशन सिखाई थी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखते हो yn आपका hn के इक्वल हो जाएगा जब आप xn की वैल्यू क्या पुट करोगे, डेल्टा n। लेकिन ध्यान रखिएगा जो समीशन के अंदर है वो xk+1 है, xn नहीं है, तो आपको वही रखना होगा। आपको ध्यान रखना है इनपुट xn है, नो डाउट, आउटपुट yn है, लेकिन समेशन के अंदर यहां पर xk+1 यूज हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, यहां पर xn की वैल्यू डेल्टा इनपुट करना है, इसका मतलब xk+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा k+1। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहां पर समझो, देखो यहां पर ये जो आपने लिखा है 2 की पावर k-n डेल्टा k+1, आपको यहां पता होने चाहिए समेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है बहुत बार। तो अगर मैं समेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स एक बार आपको रिवाइज करवा दूं तो वो प्रॉपर्टी क्या होती थी, देखो मैं k के फॉर्म में लिख देता हूं उस प्रॉपर्टी को। तो k की वैल्यू n1 से n2, जहां n1 n2 लिमिट्स हैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, x ऑफ k डेल्टा ऑफ k माइनस k नॉट। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का आंसर क्या होता है, या इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये जो समेशन है उसका आंसर क्या होता है, यह आंसर होता है आपका x ऑफ k नॉट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा अपने साथ लेकर चलनी है। जो भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने पढ़ाई की है ना, वो सब कुछ आपको साथ लेकर चलना है। अब आप देखिए यहां पर ये x k नॉट कब होता है, जब ये जो आपका k नॉट है ना, जो डेल्टा में k के साथ माइनस k नॉट आपको दिखाई दे रहा है, वो k नॉट इस लिमिट की रेंज में आ रहा हो, मतलब n1 n2 की रेंज में आ रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर k नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी, k नॉट की वैल्यू है आपकी -1, आपको दिखाई दे रहा होगा k माइनस k नॉट, तो k की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो सिंपली k नॉट क्या हो गया, -1। अब आप देखो डेल्टा k माइनस k नॉट के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, xk। तो यहां पर xk क्या है, 2 की पावर k माइनस n। ध्यान रखना समेशन k का है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी भी k के फॉर्म में लिखी है। तो 2 की पावर k माइनस n, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर xk में k की जगह k नॉट पुट करना है। k नॉट की वैल्यू क्या है, -1, तो आपको इस xk में k की जगह -1 पुट करना होगा, वही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, देखो आपका आंसर निकल कर आएगा hn का 2 की पावर k की जगह -1, तो -1 माइनस n। लेकिन यहां पर जैसा मैंने बोला कि यह आंसर तब होता है जब आपका k नॉट जो है वो n1 n2 की रेंज में आ रहा हो। तो k नॉट क्या है, -1 है ना, तो -1 जो है आपका, वो आपका यहां पर आप देख सकते हो आपकी जो लिमिट है वो -∞ से n है ना, तो जो आपका -1 है वो आपका -∞ से n की रेंज में आ रहा हो, वो कब आएगा आप सोचो। -∞ से n की रेंज में आने के लिए n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए। आप सोच के देखो एक बार, ठीक है। अगर यहां पर मैं लिखता हूं n ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो k नॉट की वैल्यू हमेशा इस रेंज में आएगी। लेट सपोज n अगर -1 होता तो -∞ से -1 आ जाता इस रेंज में। अगर n आपका 0 होता, -1 का अगला,
तो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में -1 आता। n अगर आपका 1 होता तो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में भी -1 आता। लेकिन अगर n लेस देन -1 होता, मतलब अगर आपका n -2 होता, तो माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में -1 नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि ये आंसर तभी वैलिड होगा, ये जो आंसर हमने लिखा है, जब आपका n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, -1 हो, तभी ये जो k नॉट है वो इस लिमिट की रेंज में आ जाएगा। अच्छे से क्लियर हो गया पॉइंट। अब आप देखो यहां पर अगर ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, इसका मतलब hn को अगर मैं पहले थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, माइनस साइन अगर कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकते हैं, n+1। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर यहां पर मैं h ऑफ -1 निकालने के लिए जाऊं तो वो है ये आंसर, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, -1 पे भी आंसर आएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। तो अगर आप h ऑफ -1 निकालने के लिए जाते हो तो देखो आंसर क्या होगा, 2 की पावर माइनस, यहां पर देखो कितना हो जाएगा, -1 + 1, n की वैल्यू -1 पुट किए तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू लेस देन 0 के लिए hn 0 नहीं है। अगर किसी एक वैल्यू पर भी hn मिल रहा हो तो सिस्टम क्या होगा, आपका नॉन कॉजल हो जाएगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना होगा। क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में आपको इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम गिवन है और आपसे ये पूछा हुआ है कि आपको अल्फा और बीटा की रेंज बतानी है सच दैट सिस्टम इज स्टेबल, योर एलटीआई सिस्टम इज स्टेबल। तो यहां पर हमें अल्फा और बीटा की रेंज ऑब्जर्व करनी है। मींस क्या अल्फा बीटा आपके ग्रेटर देन 0 होंगे, लेस देन 0 होंगे, इस तरह से कोई भी रेंज आपकी हो सकती है। तो आप देखिए, आपको पता है कि आपका एलटीआई सिस्टम स्टेबल है, ये पॉइंट आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी एलटीआई सिस्टम स्टेबल होगा तो आप बस एक कंडीशन माइंड में रख सकते हो। सबसे आसान तरीका वो है कि ht जो होगा वो t टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर क्या होना चाहिए, कंपलसरी 0 होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो जो ओरिजिनल डेफिनेशन होती है वो भी मैंने आपको प्रूफ कराई हुई है कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल के लिए मैंने आपको कंडीशन लिखाई है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी मॉड ऑफ ht dt शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। ये मैंने आपको लिखाया हुआ है, ये आप कर भी सकते हो। लेकिन इसका जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि t टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे दोनों साइड ht क्या होना चाहिए, 0। ये पॉइंट आप वेरीफाई कर लो, आप बड़े आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। तो देखो e की पावर अल्फा t ut, यहां पर आपको अब यह बात समझनी होगी, मैंने आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, मैंने आपको ड्रॉ करने के तरीके समझाए हुए हैं। अगर आपका अल्फा पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में आपका जो आंसर होगा, देखिए ut से मल्टीप्लाइड है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव साइड होगा। तो e की पावर अल्फा t आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड ड्रॉ करना होगा, आपका आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर ये अल्फा आपका क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है अच्छे से, जो कि t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आ जाएगा। मैंने हमेशा बोला है e की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, देखिए आपको पता है जो ये पहला आपका पोर्शन है वो ut से मल्टीप्लाइड है, ut से मल्टीप्लाइड है, मतलब t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट करने की जरूरत नहीं है, t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर वो 0 ही होगा क्योंकि ut से मल्टीप्लाइड है। लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीटली 0 है, इसका मतलब उसे राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए, t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पर भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप t टेंड्स टू यहां पे प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे, आपको पता है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो इसका मतलब अल्फा को क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तभी तो t की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पुट करने पर e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा ना। क्लियर हो गया। तो ये फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं थी, आपको डायरेक्टली दिख रहा है अल्फा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दैट मींस अल्फा लेस देन 0, तब आपका आंसर आएगा स्टेबल। अब e की पावर बीटा t u ऑफ माइनस टी, यहां पर अब आप समझो u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाइड है, दैट मींस t की पावर माइनस इन्फिनिटी
पर वैल्यू है। t की पावर प्लस इंफिनिटी पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाइड है, मतलब जो सिग्नल है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, जीरो। तो आपको इसके लिए पता है कि ये t टेंड्स टू इंफिनिटी पर जीरो है। आपको वैल्यू किस पे चेक करना है, t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर। तो जैसे ही आप t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करोगे, तो आप खुद सोचो e की पावर माइनस इंफिनिटी कब आएगा, जब बीटा को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि अगर आपका बीटा नेगेटिव हो गया तो t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, बीटा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और e की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी बन जाएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, बीटा को ग्रेटर देन जीरो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका अल्फा लेस देन जीरो हो और बीटा ग्रेटर देन जीरो हो, तो आपको ये एलटीआई सिस्टम स्टेबल मिलेगा। यहां पर आपको दिया हुआ था कि स्टेबल है, आपको तो सिर्फ कंडीशन निकालनी थी अल्फा एंड बीटा की। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम के लिए इक्वेशन गिवन है, और यहां पर आपसे बोला गया है कि ये जो डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम है वो आपका स्टेबल है, अगेन जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम था। और आपको यहां पर यह बताना है कि अगर ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम स्टेबल है तो फिर उस केस में ए और बी की रेंज क्या होगी, ठीक है, जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया हुआ है। तो आप देखिए यहां पर भी सेम सिचुएशन है। अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम स्टेबल है तो n टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी एंड n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी दोनों पे कंपलसरी है कि hn को जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो ये आपका a की पावर n un है। मैंने अभी अभी आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में बताया था कि अगर a की पावर n un है, दैट मींस आपको n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पुट करने की जरूरत नहीं है, un से मल्टीप्लाइड है, मतलब नेगेटिव साइड तो जीरो ही होगा। तो बस आपको यह देखना है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी पर भी जीरो हो जाए। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो n टेंड्स टू इंफिनिटी पर कब जीरो होगा, मैंने क्या बताया हुआ है आपको, जब भी आपका a जो है वो क्या होगा, लेस देन 1। अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो वो लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। मान लीजिए 2 की पावर n है, तो n की वैल्यूज को बढ़ाते चलिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, लगातार वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर n लेस देन 1 है, लेट सपोज 1/2 है, तो 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, लगातार क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये तभी जीरो हो पाएगा जब a लेस देन 1 हो। तो यहां पर ये कंडीशन निकल गई हमें कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। अब नेक्स्ट यहां पर डिस्कस करते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू की अगर बात करें तो आप देखिए b जो मल्टीप्लाइड है वो u ऑफ माइनस n माइनस 1 से मल्टीप्लाइड है। अगर आपको मेथड नंबर 2 याद है जो मैंने आपको ऑपरेशंस ऑन सिग्नल पढ़ाया था, वैसे ये भी मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, u ऑफ माइनस n माइनस 1, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कहां से कहां तक प्रेजेंट होगा। तो आप देखिए मेथड नंबर 2 मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर आपको u ऑफ माइनस n माइनस 1 निकालना है तो आप पहले क्या निकालेंगे, u ऑफ n माइनस 1। तो ये कहां से कहां तक प्रेजेंट होगा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि जब भी आपको u ऑफ माइनस n माइनस 1 निकालना हो तो पहले n के साथ जो भी है उसे भूल जाइए, पहले निकाल दीजिए u ऑफ n माइनस 1। फिर जो आप भूले थे, आप भूले क्या थे, रिवर्सल ऑपरेशन, उसको बस एज इट इज अप्लाई कर दीजिए। तो u ऑफ माइनस n माइनस 1 कितना होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। तो ये वैसे मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो u ऑफ माइनस n माइनस 1 का मतलब होगा कि -1 से माइनस इंफिनिटी तक होगा। तो यहां पर अब आपको समझना होगा कि राइट साइड ये जीरो है, दैट मींस इस वाले टर्म के लिए आपको n टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ किस पे चेक कर सकते हैं, n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर, क्योंकि प्लस इंफिनिटी पर तो वैसे ही जीरो होगा ना, u ऑफ माइनस n माइनस 1 से मल्टीप्लाइड है। मैंने हमेशा बोला है un का काम क्या होता है, लिमिट डिसाइड करना। तो यहां पर जब आप माइनस इंफिनिटी पर चेक करना चाहते हैं तो आपको पता है b की पावर माइनस इंफिनिटी अगर जीरो होता है तो ओवरऑल सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो b की पावर माइनस इंफिनिटी, तो आप सोचिए एक बार, b की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, 1/b की पावर इंफिनिटी हो जाएगा।
ठीक है ना, प्लस इंफिनिटी पे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ किस पे चेक कर रहे हो, माइनस इंफिनिटी पर। तो b की पावर माइनस इंफिनिटी को 1/b की पावर इंफिनिटी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब आप देखो यहां पर अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती तो क्या जनरेट होता, 1/2, और 1/2 की पावर इंफिनिटी कितना होता है, 0। देखो मैंने आपको क्या बोला है कि अगर आपको 1/2 की पावर इंफिनिटी निकालना है तो पहले क्या करो, 2-4 फाइनाइट वैल्यू पुट करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो देखो लगातार डिक्रीजिंग होगा, कम होते चला जाएगा वैल्यू। वैसे ही अगर 2 की पावर इंफिनिटी चाहिए तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंफिनिटी पर क्या होगा। तो यहां पर अगर b की पावर n को n टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर 0 होना है तो हर हाल में b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। b की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1/b की पावर इंफिनिटी। तो जब भी b आपका 2 तो बस एक एग्जांपल है, तो जब भी b आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आंसर आपका 0 होगा n टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर, और प्लस इंफिनिटी पर वैसे ही 0 था। तो यहां से जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, b शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये आपका आंसर आ गया, a आपका लेस देन 1 होना चाहिए और जो आपका b है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी कॉजल, नॉन कॉजल, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम के ऊपर। आई होप ये सारी प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।